मैं डॉक्टर लाल साहब सिंह आज आपके सामने एक ऐसे चिंतक के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ जो एक अर्थशास्त्री भी था, राजनीति शास्त्री भी था, दार्शनिक भी था, पत्रकार भी था और चिंतन का कोई ऐसा भी क्षेत्र नहीं था जिसमें उसको महारत हासिल नहीं थी। वो था वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स। ये जो मई का महीना है यह अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मई में ही श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला था और 5 मई को मार्क्स का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसलिए इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम के कारण राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए मई अत्यंत ही उद्देश्यपूर्ण माह के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मार्क्स का जन्म 5 मई को हुआ था 1818 में और उसकी एक लंबी जीवन यात्रा आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा विचारक है जिसके चिंतन पर उसके जीवन का, उसकी परिस्थितियों का, स्थितियों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि हर दार्शनिक अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, लेकिन खास तौर से कार्ल मार्क्स के विषय में हम कुछ भी पढ़ें इसके पहले जरूरी है कि हम उसके पूरे जीवन के घटनाक्रम को बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास करें और उसके बाद उसके चिंतन के जो प्रमुख बिंदु हैं जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, शोषण का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति का सिद्धांत है, ऐसे तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा, हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम उसके जीवन की परिस्थितियों को जान लेते हैं तो उनके सारे चिंतन को समझना आसान हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि जर्मनी के प्रशा में 5 मई 1818 को मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। वो परिवार बहुत संपन्न था। मार्क्स का पिता पेशे से वकील था, लेकिन उस समय प्रशा की स्थिति जो थी वह निरंकुशता की थी और उस समय जो मेटरनिख प्रशा का शासक था उसने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार को बैन कर दिया था, प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण लगा दिया था और ईसाई धर्म को ही वो स्वीकार करता था। इसीलिए उस समय की जो स्थिति थी वो बड़ी ही नियंत्रित स्थिति थी। एक प्रतिक्रियावादी शिकंजे में प्रशा जकड़ा हुआ था। इसीलिए मार्क्स के पिता ने अपना यहूदी धर्म छोड़ करके प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया क्योंकि मैंने बताया कि ईसाई धर्म वालों को ज़्यादा
सहूलियत दी जाती थी और इससे उसकी वकालत करना आसान हो गया और वो एक संभ्रांत परिवार में अपने जीवन की जरूरत की चीजों को आसानी से प्राप्त करने लगा और उसे एक सम्मान मिला। प्रारंभिक शिक्षा तो मार्क्स की वहीं पे हुई, लेकिन अपनी उच्च शिक्षा के लिए 1835 में मार्क्स बोन विश्वविद्यालय गया जर्मनी, फिर बर्लिन गया। मार्क्स के पिता वकील थे, तो स्वभावतः वो अपने पुत्र मार्क्स को भी वकील ही बनाना चाहते थे, इसलिए मार्क्स को लॉ की शिक्षा दी। अपने बौद्धिक प्रतिभा के कारण लॉ के साथ ही साथ मार्क्स ने दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि में भी अपनी रुचि दिखाई और अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से वो आगे बढ़ता गया। और 1841 ईस्वी में उसने पीएचडी भी किया। टॉपिक था डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस के प्रकृति के दर्शनों में भेद, ए डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन नेचुरल फिलॉसफी। डेमोक्रिटस और एपिक्यूरियस ये दोनों जो विचारक थे, इनके प्राकृतिक जो दर्शन था, नेचुरल फिलॉसफी थी, उसके विषय में मार्क्स ने विस्तार से अध्ययन किया और शिक्षा जगत में उसकी जो उच्च एक पदवी होती है पीएचडी की, वो उसने प्राप्त की। और उस समय मार्क्स का जो मानसिक स्तर था वो सब कुछ देखने, समझने और चिंतन के परिधि में आने योग्य हो चुका था। अब इसके हम आगे बढ़ें, इसके पहले हम चाहते हैं कि मार्क्स के उस पीरियड की क्या परिस्थितियां थी, वो क्या वैश्विक परिदृश्य था जिसने मार्क्स के चिंतन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो जैसे यदि हम आर्थिक क्षेत्र लेते हैं तो उसी समय एक तो मैंने बताया है कि जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र था, प्रेस पर प्रतिबंध था, आजादी नाम की कोई चीज नहीं थी और आंतरिक बहुत विवाद छिड़े हुए थे। आर्थिक क्षेत्र में भाप का इंजन का विकास हो चुका था, उससे कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में पूंजीपति और जमींदार श्रमिकों और मजदूरों पर और भी अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे। एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, शोषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जो मजदूर और किसान था, वैज्ञानिक आविष्कार के होने के नाते अब उपेक्षित होने लगा था। उसे कम कीमत पर या कम पारिश्रमिक पर काम करना पड़ता था और बहुत कम उसको पारिश्रमिक कह ले या मेहनताना कह ले वो मिलता था। उसी समय कुछ आर्थिक क्षेत्र में जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक आई वेल्थ ऑफ नेशन, रिकार्डो थॉमसन का चिंतन आया, लासाल का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है आयरन लॉ ऑफ वेज, वेतन का लौ सिद्धांत, जिसमें कि पूंजीपतियों का ही समर्थन ज्यादा किया गया था। ये सारी परिस्थितियां थी आर्थिक क्षेत्र में जो एक मुसीबत खड़ी कर दी थी श्रमिकों के सामने, मजदूरों के सामने, किसानों के सामने। और इस आर्थिक परिदृश्य में स्वभावतः मार्क्स यह मूल्यांकन करने के लिए विवश हो गया कि जो सारी संपत्ति है जिसका सृजन श्रमिक करता है,
बहुत ही अफसोस की बात है कि अब श्रमिक उससे उपेक्षित होता चला जा रहा है। इसलिए आर्थिक परिस्थितियों ने उसको चौंकाया और सोचने के लिए बाध्य किया। वहीं आपने बहुत प्रसिद्ध विचारक जर्मनी का नाम सुना होगा आपने, कार्ल डब्ल्यू फ्रेडरिक हीगल। जर्मनी में मार्क्स के समय हीगल के दर्शन को पढ़ना और हीगलवादी होना एक फैशन और पांडित्य का प्रतीक बन गया था। और चूंकि हीगल राजतंत्र का समर्थक था, इसलिए उसको राजकीय संरक्षण भी उसके चिंतन को प्राप्त था। तो जो हीगलवादी थे उनका एक गुट बन गया था, उनको बड़े बड़े पदों पर आसीन कराता था राज्य व्यवस्था। हीगल भी उसके संपर्क में था और स्थिति ये आ गई थी कि हीगलवादी होना ही उन दिनों जर्मनी में श्रेयस्कर था। मार्क्स का चूंकि दर्शन और अर्थशास्त्र और सामाजिक जो सिद्धांत हैं, परिवर्तन है या सामाजिक विकास की यात्रा है, उसको पढ़ने में मार्क्स का इंटरेस्ट था। इसलिए वो हीगल के सबसे बड़े सिद्धांत, फिलॉसफी जो डायलेक्टिक की थी, द्वंद्ववाद की जो पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, उससे वो प्रभावित हुआ। वो चाहता था कि हम सामाजिक विकास को, आर्थिक विकास को, मनुष्य के जो सारी चीजें हैं इस तरह की, उनको हम किस तरह से विश्लेषित करें, और संयोग से उसके हाथ मार्क्स का द्वंद्ववाद लगा, जिससे उसको इन सारे मुद्दों को समझने में आसानी हो गई। लेकिन जब मार्क्स ने उसका चिंतन किया तो जो मार्क्स का चिंतन आया वो हीगल के द्वंद्ववाद का सहारा तो लिया, लेकिन परिवर्तन किया। क्योंकि हीगल कहता है कि जो चेतना है वह इस विश्व के और इस समाज की संरचना का आधार है। मार्क्स कहता है नहीं, जो भौतिक परिस्थितियां हैं, मैटर, वो महत्वपूर्ण है। यानी वो खुद कहता है मार्क्स कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को जो सर के बल खड़ा था, यानी उल्टा खड़ा था, उसको मैंने पैर के बल खड़ा किया, यानी सीधा किया। अर्थात मार्क्स के अनुसार हीगल का द्वंद्ववाद जो चेतना को महत्व देता था, यानी माइंड पहले है, मैटर बाद में है, वह एक तरह से शीर्षासन कर रहा था, सर के बल खड़ा था। मार्क्स ने क्या किया, उसको सीधा कर दिया, मैटर पहले कर दिया और माइंड बाद में कर दिया। और तब ये हो गया कि ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो चेतना से नहीं, भौतिक परिस्थितियों से ही प्रभावित होती। इसलिए मार्क्स के चिंतन में हीगल का बहुत बड़ा योगदान है। भले ही उसमें मार्क्स ने परिवर्तन किया, लेकिन वह कुंजी पकड़ा दी, पकड़ मिल गई मार्क्स को डायलेक्टिक की, जिसके माध्यम से उसने अपने बाद के तमाम सिद्धांतों को व्याख्यायित किया, सामाजिक विकास के सिद्धांत को व्याख्यायित किया। एक परिस्थिति और थी मार्क्स के समय में, ऐसा नहीं कि पहला आदमी था मार्क्स जिसने समाजवाद की बात की। ये प्लेटो के भी चिंतन में मिलता है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, तमाम ऐसे पुराने दर्शन हैं जहां शोषण का विरोध किया गया है, सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है, एक समता प्रधान समाज और हर मनुष्य को बराबर समझने की विचारधारा का समर्थन किया गया है। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो मार्क्स का पीरियड था, उस समय भी सेंट साइमन, ब्लैंक, फोरियर जैसे तमाम विचारक थे, मूर की यूटोपिया थी। इन सबों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो शोषण मुक्त होगा, जिसमें सभी सुखी होंगे, अन्याय नहीं होगा। और इसके पीछे कारण क्या, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व या भ्रातृत्व को महत्व दिया गया था,
इसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने लगे थे। सभी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की कामना करने लगे थे। और इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें शोषण नहीं होगा, मजदूर सुखी होगा, सभी इंसान इंसान होंगे, बराबरी का दर्जा होगा। लेकिन कैसे होगा? उस परिवर्तन की व्यवस्था समाज या राज व्यवस्था द्वारा कैसे की जाएगी? उसमें श्रमिकों का क्या योगदान होगा? उसके विषय में वो मौन थे। यानी एक अच्छे गुलाब की तो कल्पना कर रहे थे, लेकिन उस अच्छे गुलाब के लिए आवश्यक जलवायु, वातावरण, खाद पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे जो समाजवादी थे, इन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया, यानी स्वप्निल समाजवादी। और ये उस समय एक फैशन बन गया था, और ये भी मार्क्स के चिंतन पर काफी बल डाला। तो इस तरह से हीगल ने, यूटोपियन सोशलिस्टों ने, तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों ने, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने, इन सब ने हीगल को सोचने के लिए, सक्रिय बनने के लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया, ऐसा वातावरण बना दिया जिसमें हीगल जो है, जिसमें कांट जो है वो अपनी पूरी शक्ति और पूरी मेधा के साथ, अपनी बुद्धि के साथ उतर आया। आपको बताया गया कि मार्क्स ने जो है वो 1841 में पीएचडी की थी, और पीएचडी करने के बाद वो जो अपनी सोशल लाइफ में आता है तो सबसे पहला काम करता है पत्रकारिता का, क्योंकि लोगों में चेतना जगाने का काम समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकता है। आपने देखा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी 1857 की शुरुआत में समाचार पत्र किसी न किसी रूप में भेजे जाते थे, दिए जाते थे। कभी कभी तो हाथ से लिख के बांटे जाते थे और एक दूसरे के पास संदेश बढ़ाए जाते थे। इसलिए मार्क्स ने पहला काम किया कि समाचार पत्र में लेख लिखना शुरू किया, समाचार पत्र का संपादन शुरू किया। 1842 में एक जर्मनी में था राइन समाचार पत्र, बहुत अच्छा पत्र था। और उसमें जब मार्क्स लिखने लगा तो उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उसका महत्व बढ़ा, अखबार का भी महत्व बढ़ा। लेकिन शासन की नींद हराम हो गई और सेंसर लगा दिया गया, अखबार पर रोक लगा दी गई। और एक साल बाद 1843 आते आते वह राइन समाचार पत्र बंद कर दिया गया। इसके बाद मार्क्स जर्मन फ्रांस वार्षिकी लिखना शुरू किया। पेरिस से निकलता था, पेरिस सरकार ने उसको ऑफर दिया। मार्क्स पेरिस गया, लिखना शुरू किया। वहां भी मार्क्स के लेखों की धूम मची। लेकिन वो समझ लीजिए कि जो मार्क्स का जर्मन फ्रांस वार्षिकी पत्रिका का पहला अंक था वही उसका अंतिम अंक हुआ, और उसको भी बंद कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। और 1842 में इसी दौरान जब वो राइन समाचार पत्र में लिख रहा था तो उसी समय मार्क्स की मुलाकात राइन समाचार पत्र के दफ्तर में, कार्यालय में फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। फ्रेडरिक एंजल्स इंग्लैंड का था और इसका पिता बहुत बड़ा पूंजीपति था, मैनचेस्टर में कपड़े की मिलें थी, उनका ये पुत्र था। इसकी भेंट मुलाकात मार्क्स से होती है और 1844 आते आते मार्क्स और एंजल्स के बीच पत्राचार, विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया। और आप देखेंगे कि अंत में चल करके मार्क्स और एंजल्स का नाम काया छाया की तरह एक दूसरे से जुड़ गया, और ये दोनों दार्शनिक का जो विचार था वो एक तरह का था। तमाम आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तमाम प्रश्न पत्रों में होता है कि मार्क्स और एंजल्स के विचार, अतिरिक्त मूल्य के संबंध में मार्क्स और एंजल्स के विचार, सर्वहारा वर्ग की क्रांति के संबंध में मार्क्स और एंजल्स के विचार, ये इतने जुड़ गए थे, इनकी एकता चिंतन के आधार पर साम्यता आ गई थी। 1844 में ये पत्राचार जब भी बढ़ा और सारी चीजें हुई, तो फिर 1845 में एक प्रसा में, जहां का मूल निवासी था मार्क्स,
वहां पर एक संगठन बना जिसका नाम था लीग ऑफ जस्ट। लीग ऑफ जस्ट ये किसका संगठन था? ये ऐसे लोगों का संगठन था जो धर्म या सरकार द्वारा उल्टा लिखने पढ़ने या गतिविधियों में सम्मिलित होने के नाते जिनका देश निकाला हो जाता था। तो देश निकाला जिनको होता था उन सबों ने मिल करके एक संगठन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ जस्ट, और मार्क्स भी उसका मेंबर हो गया। अर्थात देश निकाला वाले लोगों से इसका संपर्क हो गया, और उसका असर ये हुआ कि इसको वहां से प्रशा से फेरी से सब चीजें निकाल दिया गया, जर्मनी से निकाल दिया गया। इसके बाद पेरिस से निकालने के बाद ये ब्रुसेल्स गया, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में मार्क्स जो है वो एंजल्स के साथ रहते हुए इंग्लैंड की कई यात्राएं की, और जब इंग्लैंड की यात्रा की तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को नजदीक से देखने का उसको मौका मिला। पूंजीपतियों की भूमिका क्या है, श्रमिकों की स्थिति क्या है, शोषण की स्थिति क्या है, ये सब बड़ी गहराई से मार्क्स को इंग्लैंड में देखने को मिला। और वहीं पर एक किताब लिखी गई, बहुत फेमस पुस्तक है, जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा। यद्यपि उसमें प्रकाशित नहीं हुई, बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन इसी जर्मन आइडियोलॉजी में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक सत्ता मिलनी चाहिए, समाज के विकास में भौतिक जो उत्पादन के साधन हैं उन पर कैसे समाज निर्भर करता है, किस तरह से इनका रिलेशन बनता है, ये सारी चीजें, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी समाज का, उत्पादन का स्रोत और उत्पादन का साधन, उसी बेसिक स्ट्रक्चर पर धर्म, नैतिकता, राज्य, कानून, संस्कृति, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ये सारी चीजें जर्मन आइडियोलॉजी में बड़े व्यवस्थित ढंग से मार्क्स ने और एंजल्स ने मिलकर के लिखी। 1846 में मार्क्स ने ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम में कम्युनिस्ट डायलॉग कमेटी की स्थापना की। ये समिति जो है साम्यवादी विचारधाराओं का, इसमें स्वाभाविक है कि एंजल्स भी था, इन लोगों ने मिलकर के दुनिया के जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे उनसे संपर्क करना शुरू किया। इसी क्रम में प्रूदों से मार्क्स की मुलाकात हुई। कुछ दिनों तक तो विचार साम्यता थी, लेकिन बाद में चल करके मार्क्स और प्रूदों के विचार में बहुत भेद, अंतर आ गया, और प्रूदों ने जो है एक पुस्तक लिखी, दरिद्रता का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, जिसमें साम्यवाद की आलोचना की गई थी, मार्क्स की आलोचना की गई थी। तो बाद में चल करके मार्क्स ने लिखा दर्शन की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और उसमें फिर उसने अपनी साम्यवादी मान्यताओं को, स्थापनाओं को स्थापित करने का प्रयास किया। 1847 में जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई, वो बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत लोकप्रिय हो गई। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रशा में देश निकाला प्राप्त लोगों का एक लीग ऑफ जस्ट था, एक संगठन था जिसका नाम था लीग ऑफ जस्ट। तो 1847 में यही लीग ऑफ जस्ट का एक लंदन में शाखा स्थापित की गई, और उसमें मार्क्स और एंजल्स ने उस लीग ऑफ जस्ट की सदस्यता वहां पर ग्रहण की। किसकी? लीग ऑफ जस्ट, इसमें लोगों को देश निकाला हो गया था, सदस्यता ग्रहण कर ली। और उस सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद लीग ऑफ जस्ट का सम्मेलन हुआ, सिद्धांत बना, एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और उस आयोजन में ही बहुत प्रसिद्ध नारा आपने सुना होगा जो मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। एक हो जाने से तुम्हारा कुछ भी नहीं खोएगा, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बंधन की बेड़ियां ही टूटेंगी। तो ये नारा उसी लीग ऑफ जस्ट में 1847 का जो उनका सम्मेलन हुआ था उसमें आह्वान मजदूरों का किया गया। और
कम्युनिज्म के जो सिद्धांत थे वो इसमें धीरे धीरे उद्भूत हुए। 1847 में ही कम्युनिस्ट लीग का एक दूसरा अधिवेशन हुआ और उस कम्युनिस्ट लीग का जो अधिवेशन हुआ तो उसमें मार्क्स और एंजेल्स के लेखों से लोग प्रभावित हुए और उन्हें कम्युनिस्ट लीग में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बनाने की मार्क्स को जिम्मेदारी दी गई और 1848 में वो कालजयी रचना जिसको आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं वो प्रकाशित हुआ। 1848 और 49 के दौरान ही यूरोप में क्रांतियों का दौर शुरू हो गया था। यानी जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ तो यूरोप में तमाम तरह की क्रांतियां शुरू हो गई थी। पूंजीवाद की लेकर के मजदूर और श्रमिकों, मजदूर और पूंजीपतियों के बीच, सामंतों के बीच, और इसमें बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। फ्रांस में, वियना में, ऑस्ट्रिया में, प्रसा में, बेल्जियम में, हंगरी में क्रांति की एक लहर चल पड़ी थी। स्वाभाविक है कि उस समय की क्रांति का मार्क्स ने समर्थन किया, स्वागत किया और लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया। और जब ये सब किया तो मार्क्स को सरकारों को भाजन बनना स्वाभाविक था। उन पर, मार्क्स के ऊपर जनता को सशस्त्र विद्रोह कराने का आरोप लगा, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा। और एक पते की बात बताएं कि मार्क्स को अस्थायी रूप से नागरिकता कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। इसने नागरिकता का आवेदन किया था, वो भी कैंसिल कर दिया गया और उसको वहां से देश निकाला दे दिया गया। अब मार्क्स वहां से भी चला गया। अब 1849 में मार्क्स क्या करता है कि वो अंत में लंदन पहुंचता है जहां एंजेल्स रहने वाला था और एक लंबी जो देश निकाला का बहुत बड़ा इसका दौर था। 3-3, 4-4 बार फ्रांस से, ब्रुसेल से, जर्मनी से निकाला गया। फ्रांस से तो 2 बार निकाला गया। इस तरह से उससे उसको छुटकारा मिल गया और लंदन में अपनी मृत्यु पर्यंत रहा। वहां पर मार्क्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसके जीवन यापन का जो साधन था मार्क्स का, वो लेखन था। अखबारों में लिखता था, समाचार पत्रों में लिखता था, अग्रलेख लिखता था, लेकिन इतना व्यवस्था के खिलाफ लिखता था कि राज्य का, सरकार का, पूंजीपतियों का इसको को भाजन बनना पड़ता था। तो बहुत ही निम्न स्तर की एरिया में मार्क्स को जीवन यापन करना पड़ा। भुखमरी का शिकार हुआ, दवा के पैसे नहीं रहे, ऐसे ऐसे कमरों में रहा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था। एक कमरे के मकान में ये, इसके बच्चे, इसकी पत्नी, सब लोग रहते थे। और इसी दौरान 1849 में मैंने बताया कि मार्क्स इंग्लैंड गया, लेकिन उसी समय 2, 3, 4, 5 घटनाएं धीरे धीरे, एक ही दिन नहीं, इंग्लैंड में घटी। जैसे 1850 में मार्क्स के एक लड़के की मृत्यु हो गई। बहुत दुखी हुआ मार्क्स। और 2 साल बाद 1852 में उसकी एक बेटी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके 2-3 साल बाद 1855 में, यानी 1850 में एक बेटा मरा, 1852 में बेटी की मृत्यु हुई और 1855 में एक 10-12 साल का लड़का था मूर मार्क्स का, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये बताइए कि 1849 में इंग्लैंड गया, 50, 52, 55, 3 मृत्यु होती है। मृत्यु में होने के कारण तो और भी थे, गरीबी भी थी, दरिद्रता भी थी, भुखमरी भी थी। कभी कभी उसको अपने घर के फर्नीचर्स, यहाँ तक चारपाई बेचना पड़ा और पड़ोसी से लेकर के इन बच्चों की मृत्यु का, जो मृत्यु के बाद क्रियाकर्म होता है, वो करना पड़ा। इसीलिए तमाम तरह के व्यंग निकले हैं कि मार्क्स अपने जीते जी बच्चों को कुछ नहीं कर पाया और उनके मरने के बाद भी वो बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया।
उनका अंतिम संस्कार भी पड़ोसियों के चंदा से, उनके सहयोग से करना पड़ा। और इतना कष्ट इसको हो गया था कि वह अनेक अखबारों में केवल लिखता रहा। जैसे न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून है, बहुत फेमस पेपर है, उसमें वो लिखता रहा। उसके लिखने से जो पैसे मिल जाते थे उससे उसकी जीवन यापन और खर्चे चलते थे। आपको ये भी बता दूं कि 1857 में जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस पर भी मार्क्स ने एक लंबी लेख माला लिखी थी और ये बताया था कि भारत में जो गरीबी है वो दास्ता है, वो अंग्रेजों के ही नाते, और जब तक भारत में भी श्रमिक इकट्ठे नहीं होंगे, अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक न तो भारत आजाद होगा, और ये लड़ाई आजादी की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो वास्तव में पूंजीपति के विरुद्ध श्रमिकों की लड़ाई है। और केवल भारत नहीं, भारत की तरह दूसरे जो गुलाम देश थे उनके प्रति भी सहानुभूति मार्क्स थी, और वो लिखता था और विरोध उस समय की पूंजीवादी व्यवस्था का करता था, चाहे वो किसी तरह की रही। 1857 के बाद 1859 में उसकी पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा आई, उसका पहला खंड आया और उस पर यह सिद्ध किया मार्क्स ने कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के स्रोत हैं, उत्पादन के संबंध हैं, ये मूल ढांचा है किसी भी समाज के, और इसी पर सारी चीजें अवलंबित हैं, आश्रित हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे कानून हो, चाहे दर्शन हो, और ये जो सारी भौतिक पदार्थ हैं वही इनको प्रभावित करते हैं। इसके बाद मार्क्स का जीवन यापन बड़ा दुभर हो गया, तो उसने सोचा कि किसी ऑफिस में हम बाबू की नौकरी कर लें। उसने क्लर्की के लिए आवेदन भी किया, लेकिन उसको क्लर्की नहीं मिली, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा जाता है कि जिस मार्क्स ने अपने चिंतन से पूरी दुनिया को हिला दिया था, उस मार्क्स को क्लर्की के योग्य भी नहीं पाया गया। तो उसका कारण मुख्य यही था, पीएचडी था, यानी डॉक्टर मार्क्स को क्लर्की भी नहीं मिली। तो कारण था कि सत्ता के विरोध में काम करना, श्रमिकों का समर्थन करना, पूंजीपतियों का विरोध करना, शोषण का विरोध करना, और इसीलिए मार्क्स को के ऊपर तमाम व्यंग किए जाते थे। एक कार्ल फ्रोगट थे, उन्होंने लिखा कि ये मार्क्स जो है आवारा क्रांतिकारियों का नेता है, आवारा क्रांतिकारियों का नेता है। मार्क्स ब्लैकमेलर है, सरकारों का को भाजन बनना पड़ा मार्क्स को, सरकारों का ये देश निकाला से लेकर के तमाम तरह के संतरास मार्क्स को झेलने पड़े। लेकिन आप शुरू से गौर करते आइए कि वो अपने सिद्धांतों से कहीं समझौता नहीं कर रहा है, चाहे जितना उसको लॉस हो रहा है। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सभा गठित हुई, उसका एक आयोजन हुआ। मार्क्स जर्मन मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें उपस्थित हुए। मार्क्स को वहां भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सभा के संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। उसकी भूमिका मार्क्स ने लिखी, मजदूरों के संघर्ष का वर्णन उसमें किया, और वहां उसने दुनिया के मजदूरों को एक होकर के स्वतंत्रता, आजादी और शोषण के विरोध के लिए संघर्ष करने का आमंत्रण दिया। जब लंदन मार्क्स आ गया तो लंदन म्यूजियम में और जगहों पर लगातार अध्ययन करता रहा, और एक लंबे लगभग 16-17 साल अपनी मृत्यु के पहले तक एक लंबा अध्ययन उसने किया। और उसके बाद मार्क्स की कालजयी रचना 10 कैपिटल का पहला अंक, पहला खंड, अंक नहीं, पहला खंड 1867 में प्रकाशित। आपको बता दें कि बाकी जो 2 खंड थे, दूसरा और तीसरा अंक, वो मार्क्स के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। शेष जो दोनों अंक थे वो 1885 में दूसरा अंक मार्क्स की मृत्यु के बाद, और 1894 में तीसरा अंक मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने प्रकाशित किया। जब मार्क्स की 10 कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई
तो बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से 2-2.5 महीने तो कोई कमेंट ही नहीं है। मार्क्स के कुछ मित्र थे जर्मनी में, उन्होंने कुछ दास कैपिटल की समीक्षा लिखी, तो यह भी एक योजना थी, एक षड्यंत्र था कि मार्क्स को महत्व न दिया जाए। मार्क्स के दास कैपिटल की प्रतियां बिकना मुश्किल हो गई। मार्क्स ने कहीं लिखा है कि दास कैपिटल की लिखने से मुझे उतना भी पैसा नहीं मिला जितना दास कैपिटल लिखने में सिगार वो पीता था। तो दास कैपिटल लिखने में जो सिगार पीने में खर्च हुआ उतना भी पैसा दास कैपिटल से मार्क्स को नहीं मिला। ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बौद्धिक निराशा हुई होगी मार्क्स को। ये बात अलग है कि दास कैपिटल आज भी कालजयी रचना है, लेकिन मार्क्स के जीवन काल में उसकी बड़ी उपेक्षा की गई और पूरे जीवन मार्क्स आरोपों, कुप्रचारों, मुकदमों, अभावों और बीमारियों, आत्मीय जनों की मृत्यु को झेलता रहा, अपमान को झेलता रहा। और इसी बीच 1881 में मार्क्स की पत्नी जेनी मार्क्स, जो जीवन भर उसके संघर्ष में साथ रही, उसकी भी मृत्यु हो गई और इंग्लैंड में उसे हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां पर आमतौर पर चर्च और सरकार से बहिष्कृत लोगों को दफनाया जाता था। जेनी की मृत्यु के बाद बुढ़ापा भी मार्क्स का आ गया था, अंदर से वो टूट गए थे, काफी उसके अंदर अभाव और संतरास और भुखमरी सारी चीजें थी। और इसी तरह से टूटते हुए मार्च 1883 में 14 मार्च 1883 में कुर्सी पर बैठे बैठे चिंतन करते करते एक दिन 14 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली और एक बड़े ही सादे उनका शव का संस्कार हुआ, अंतिम यात्रा हुई और उन्हें भी उनकी पत्नी जेनी की बगल में हाईगेट कब्रिस्तान में, जहाँ पर रिफ्यूजीज रहते थे, जहाँ पर बहिष्कृत लोग चर्च और राज्य सरकार के विरुद्ध रहते थे, वहीं मार्क्स दफना दिया गया। प्रारंभ से ही मार्क्स विवादों में घिरा रहा। उसको लाल आतंकवादी डॉक्टर कहा करते थे। उसके चिंतन पर कोई महत्व नहीं देता था, यद्यपि सरकारें उसके खिलाफ रहती थी, देश निकाला करते थे, सब कुछ करते थे और मुकदमे चलाए जाते थे, लेकिन वो जीवन भर मार्क्स से लड़ाई लड़ता रहा, टूटा नहीं, बिखरा नहीं। और बता दूं कि मार्क्स और एंगल्स दोनों श्रमिक वर्ग के परिवार के नहीं थे या वेतन भोगी नहीं थे, एक संपन्न और अच्छे परिवार के थे, लेकिन सही मानों में उनके अंदर शोषण के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ एक आह थी, एक दर्द थी, जिसे सारे दुखों को झेलते हुए भी उन्होंने व्यक्त किया। लड़ते रहे, मृत्यु तक लड़ते रहे। मार्क्स के मरने के बाद 1883 में मार्क्स मरा और उसके लगभग 34 वर्ष बाद, यद्यपि मार्क्स को यह आशा थी कि शायद उसके चिंतन का असर जर्मनी और फ्रांस में ज्यादा होगा, सबसे पहले यहाँ क्रांति होगी, लेकिन नहीं, वो क्रांति आई कहाँ पे? 1917 में रूस में आई, लेनिन के नेतृत्व में आई। असल में 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध था तो उस समय जो रूस में जारशाही व्यवस्था थी वो जर्जर हो गई थी और उसी में प्रथम विश्व युद्ध बीतते बीतते 1917 में वो व्यवस्था खत्म हो गई और लेनिन के बोल्शेविक पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसके नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी, और उसके बाद तो एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और तमाम उपनिवेश, नवोदित राष्ट्र जो भी आजाद हो रहे थे, वो सब जो हैं साम्यवादी व्यवस्था को अंगीकार करने लगे। क्यूबा में, चीन में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में एक आंदोलन साम्यवाद को स्वीकार करने के लिए हो गया और 50-60 वर्षों में पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व
अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का नेतृत्व रूस कर रहा था। लेकिन 50-60 के इस लंबे क्रांतिकारी दौर, उसी बीच आपका नाटो और सेटो का सैनिक संधियां भी हुई, साम्यवादियों की वार्षा संधि भी हुई, शीत युद्ध और निर्गुणता आंदोलन भी आया और एक चुनौती बन के मार्क्सवाद खड़ा हुआ। लेकिन अकस्मात गोर्बाचोव के नेतृत्व में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका ऐसे दो सिद्धांत थे जिनके आफ्टर इफेक्ट यानी परिणाम के रूप में मार्क्सवाद रूस से चला गया, साम्यवाद रूस से ढह गया और रूस से ही नहीं उसी क्रम में फिर तमाम देशों से चला गया। अब तो गिने चुने देशों में है और है भी, या चीन में जैसे है तो कहने के लिए साम्यवाद है, लेकिन ये मार्क्स वाला साम्यवाद नहीं है। मार्क्स ने तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात की थी, यहां तो साम्यवादी क्रांति की बात की थी, रक्तहीन क्रांति की बात की थी, सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की बात की थी और यहाँ दलों की तानाशाही हो गई, चाउसेस्के जैसे लोगों की तानाशाही हो गई, शोषण हो गया। यानी मार्क्सवाद का मुखौटा लगा करके लेनिन ने, स्टालिन ने, माओ ने अपने देश काल परिस्थिति और सुविधा के अनुसार मार्क्सवाद में मनमाना परिवर्तन किया और मार्क्सवाद के नाम पर एक शासन व्यवस्था चलाई और ध्वस्त हो गया। जब मार्क्सवाद के ऊपर आरोप लगने लगा साम्यवाद के ध्वस्त होने के बाद कि मार्क्सवाद फेल हो गया, मार्क्सवाद फेल हो गया, मर गया, उसके विषय में केवल ये कहना है कि वास्तव में जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होता रहेगा, श्रमिक होगा, संघर्ष होगा, भुखमरी होगी, अभाव होगा और उनको आवाज देने की बात आएगी, उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात आएगी, तब तक एक चिंतक के रूप में, एक दर्शन के रूप में मार्क्सवाद कभी असफल नहीं हो सकता है। जो असफल हुआ वो मार्क्सवाद नहीं था, वो मार्क्सवाद का परिवर्तित रूप था। सत्ता लोभियों ने मार्क्सवाद के नाम पर उसका अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन किया। माओ ने तो कहा कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती, कहां कहा था मार्क्स ने ऐसा? लेनिन ने क्रांति की, कहां कहा था? वैनगार्ड पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की बात की थी, मार्क्स ने कहां कहा था? एक विचारधारा और चिंतन के रूप में मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है। और ये आपको हम बता दें कि जो कुछ भी सुधार आज हम देखते हैं समाजवाद के नाम पर, नाम समाजवाद का भले न हो, लेकिन मजदूरों के हितों की बात आती है, बाल श्रम के हित की बात आती है कि बाल श्रम का विरोध होना चाहिए, श्रमिकों को अच्छा जीवन दिया जाए, अच्छी रहन सहन दी जाए, श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जाए, वीकेंड पर एक अवकाश हो, 8 घंटे ही ड्यूटी ली जाए, शोषण न किया जाए। ये सारी चीजें मार्क्स के दास कैपिटल में, मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, मार्क्स के अर्थशास्त्री चिंतन में लिखी हुई है। क्योंकि मार्क्स ने जो पर्दाफाश पूंजीपतियों और सरकार का और मीडिया का, ये तीन का, पूंजीपति, शासन या राज्य या सरकार और मीडिया में जो एक गठबंधन होता है और जिस तरह से मिल करके ठगते हैं, छलते हैं, शोषण करते हैं, एक दिखावा करते हैं और सारी श्रम मानता था मार्क्स कि सभ्यता जो भी है दुनिया की वो श्रमिकों के देन। और अफसोस यह है कि श्रमिकों का अपनी सभ्यता पर ही अधिकार नहीं है, यानी सृष्टा का सृजन पर अधिकार नहीं है। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मार्क्स के जीवन से जुड़ी घटनाओं को, समस्याओं को, एक उसकी लंबी दुखद जीवन यात्रा को जानकर और ये जानकर कि ये टूटा नहीं, बिखरा नहीं, झुका नहीं, देश निकाला चलता रहा, आत्मीजनों की मृत्यु चलता रहा, लेकिन दास कैपिटल लिखा, कम्युनिस्ट में घोषणा पत्र बनाया, उसने तमाम संघर्ष किए और जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करता रहा। अब आने वाले हमारे दूसरे वीडियो क्लिप्स में उसके एक एक सिद्धांत का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की क्रांति जैसे तमाम सिद्धांत जो है उनकी व्याख्या की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।